म्यूरल पार्ट 2 है ये, याद रखना आप लोग। जिसने पहला नहीं देखो जाके चेक कर सकता है। नाउ वन पीस के अंदर जो म्यूरल है उसने काफी ज्यादा भसड़ मचा दी है, उसने काफी सारी थ्योरीज को क्रिएट करना चालू कर दिया है। एंड पिछले में हमने उन्हीं थ्योरीज को डिस्कस किया था, अब उसका एक कंटिन्यूस पार्ट है। तो वीडियो पाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, जिसने वो पार्ट नहीं देखा जाके चेक करना। तो पिछली थ्योरी में हमने एंड किया था ड्रैगन के साथ, अब ड्रैगन के साथ ही उसको शुरुआत करेंगे। अगर जो हमारा सर्पेंट है वो ड्रैगन से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि वो हमारी कल्पना से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली चीज है। वो शायद सिर्फ वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने वाला एक रेवोल्यूशनरी ना हो, उसका अस्तित्व ही एक ऐसे साइकिल का हिस्सा हो सकता है जो सदियों से रिपीट हो रहा है। अगर ये सच है तो ड्रैगन वन पीस की फाइनल बैटल में एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है, इमू का सामना करते हुए और म्यूरल में फायर सर्पेंट असली मतलब रिवील करते हुए। क्योंकि जो फायर सर्पेंट है वो फिलहाल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये किसी को नहीं पता है। एंड वन मोर थिंग, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो पिछले वीडियो में इमू हमारा चारों गोड से ही कनेक्टेड हो सकता है, क्या पता ये ही वो बंदा हो जिससे चारों गोड निकले हो, लाइक क्रिएटर यू नो। एंड उन चारों ने मिलकर इससे लड़ा हो। अब ड्रैगन के साथ ये लगाया जाता है अनुमान की वो हमारा दी रेन गोड से बिलोंग करता है, जो कि मौसम को चेंज कर सकता है। एंड अगर पास्ट वाकई में ही रिपीट कर रहा है हर बार ताकि वो एक बार जीत सके, लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज, उसने मिलियंस टाइम्स में फ्यूचर देखा था बट वो जीता एक ही बार था। एंड क्या पता ये मिलियंस टाइम रिपीट हो चुका है, बट हमको 800 साल के बारे में बताया गया क्योंकि 100 साल की वर्ल्ड हिस्ट्री अभी भी गायब है। तो अभी के लिए हम सिर्फ ओडा के पजल के और पीसेस देने का इंतजार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात है, वो साहब वहाँ गलती से तो नहीं है, और जब हम आखिरकार उसकी असली पहचान जानेंगे तो ये वन पीस की हिस्ट्री को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरीके से बदल देगा। हम म्यूरल के थ्रू हमको ब्लैकबियर्ड के होने के एहसास भी देते हैं एंड वो स्टोरी में क्या रोल प्ले करेगा, यहाँ से चीजें सच में इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब तक हम गोड्स, फायर सर्पेंट, जोय बॉय की जगह निका की अजीब मौजूदगी के बारे में बात करी है, लेकिन इस म्यूरल में कुछ और भी अजीब है। ब्लैकबियर्ड कहीं नजर नहीं आ रहा है और ये सच में अजीब है, क्योंकि अगर म्यूरल वन पीस की हिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई यानी वर्ल्ड सेंचुरी की जंग को दिखा रहा है, और अगर हम इमू, निका और दूसरे फिगर्स को देख रहे हैं, तो इस सीरीज के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में से एक गायब क्यों है? पहली नजर में आप सोचते हैं कि उसका अतीत से कोई लेना देना नहीं है, लाइक मुझे गाली दे रहे होगे, मुझे पता है ब्लैकबियर्ड कहाँ से आ गया स्टोरी में, लेकिन ये चीज सच में सेंस नहीं बनाती है। एंड क्यों बताता हूँ आप लोगों को। अगर ब्लैकबियर्ड म्यूरल में नहीं है तो इसका मतलब है कि उसे अभी भी वन पीस में एक बड़ा रोल प्ले करना है। ब्लैकबियर्ड को सीरीज के अल्टीमेट विलन के रूप में पेश किया गया है। लॉकडाउन में उसका इंट्रोडक्शन हुआ था, मरीन्स को धोखा देना, एस को पकड़ने तक, एम्पल डाउन पर कब्जे करने तक, व्हाइट बेट फ्रूट चुराने तक, और हाल ही में हाचिनिसु को एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड नेशन बनाने की उसकी प्लानिंग तक, सब कुछ इशारा करते हैं कि वो कुछ बहुत बड़ा बना रहा है। अगर ओडा ने उसे डेवलप करने में इतना टाइम लगाया है तो ये इम्पॉसिबल है कि उसकी स्टोरी बस बैकग्राउंड में फेड हो जाएगी। लेकिन एक चीज है जो इस मिस्ट्री को और भी इंट्रोविंग बनाती है, क्या हो अगर ब्लैकबियर्ड इमू को रिप्लेस कर दे? ये बड़ी थ्योरी है, याद रखना, और ये काफी सेंस बनाता है। ध्यान से सोचो जरा, म्यूरल 800 साल पहले एंशिएंट किंगडम और वर्ल्ड गवर्नमेंट के बीच हुई एक लड़ाई दिखाता है। लॉजिक कहता है कि प्रेजेंट टाइमलाइन में लूफी जोय बॉय निका को रिप्रेजेंट करता है, जबकि इमू वर्ल्ड सेंचुरी का दुश्मन है या कह लो मॉडर्न इक्विवेलेंट है। अगर ऐसा है तो ओडा हमें एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है जो प्रेजेंट स्टोरी में रिपीट होने वाला है। लेकिन यहाँ पे चीजें अजीब मोड़ लेती हैं। अगर म्यूरल एक अतीत की घटना को दिखाता है तो इसका मतलब है कि 800 साल पहले की जंग का एक नतीजा निकल चुका है। अगर ओडा सिर्फ उसी कॉन्फ्लिक्ट को उसी मेन प्रोटैगनिस्ट के साथ रिपीट करेगा तो इसका कोई नैरेटिव इंपैक्ट नहीं होगा। ऑडियंस पहले से ही जानती है कि पहली जंग कैसे खत्म हुई, इसलिए वही चीज दोबारा दिखाना बोरिंग और प्रेडिक्टेबल होगा। तो क्या हो अगर ओडा एक बड़ा ट्विस्ट डाल दे? क्या हो अगर ब्लैकबियर्ड इमू को मारकर उसकी जगह ले ले? ब्लैकबियर्ड का बड़ा प्लान दुनिया पर राज करना है। एक ऐसी चीज है जिसे ज्यादातर लोगों ने नोटिस नहीं किया है, लेकिन ये काफी क्रूशियल थिंकिंग है। लंबे समय से ब्लैकबियर्ड पर्दे के पीछे से ऐसा कर रहा है जो हमारी सोच से कहीं बड़ा है। हम जानते हैं उसने पुडिंग को किडनैप किया है, जिसका मतलब है कि वो थर्ड आई ट्राइब की पोनिगली पढ़ने की एबिलिटी में इंटरेस्टेड है। हम जानते हैं कि वो हाचिनिसु को एक ऑफिशियल नेशन बनाना चाहता है, जो सुझाता है कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि वो हिस्ट्री में अकेला ऐसा इंसान है जो 2 डेविल फूड खा सकने में कामयाब हुआ है, जिसका मतलब है कि उसकी शरीर में कुछ ऐसा है जो उसे सबसे अलग बनाते हैं, लाइक अ बॉडी हु कैन ईट एवरी डेविल फूड, या फिर कह लो हमारे मेन डेविल फूड, कुछ भी हो सकता है। ये सब इस आइडिया की तरफ इशारा करते हैं कि ब्लैकबियर्ड सिर्फ फायर किंग नहीं बनना चाहता, उसका असली एम्बिशन दुनिया का राजा बनने का है। अगर ओडा अपने यूजुअल नैरेटिव पैटर्न को फॉलो करते हैं तो बहुत लाइकली है कि ब्लैकबियर्ड इमू का सामना करेगा और उन्हें हरा देगा। बहुत से लोग मानते हैं कि इमू लूफी का फाइनल एनिमी होगा, लेकिन म्यूरल और ओडा जो बिल्ड कर रहे हैं उसे एनालाइज के बाद ये ज्यादा सेंस बनाता है कि असली फाइनल विलन ब्लैकबियर्ड है। क्यों? क्योंकि ब्लैकबियर्ड लूफी का बिल्कुल उल्टा है। लूफी आजादी को रिप्रेजेंट करता है, वो अपने रास्ते खुद चुनता है और किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता। ब्लैकबियर्ड एक मास्टर मैनिपुलेटर है, वो दुनिया के सिस्टम का अपना पर्सनल फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ब्लैकबियर्ड हिस्ट्री के रूल्स तोड़ता है शुरू से ही। ओडा ने वन पीस की दुनिया में कुछ रूल्स बनाए हैं, एक इंसान सिर्फ एक डेविल फ्रूट खा सकता है। ब्लैकबियर्ड ने इस रूल को तोड़ा। 800 साल पहले एक लड़ाई हुई थी और हिस्ट्री रिपीट होने वाली है। लेकिन क्या हो अगर ब्लैकबियर्ड इस साइकिल को तोड़ दे? अगर ब्लैकबियर्ड इमू को मारकर उसकी जगह लेने में कामयाब हो जाता है तो हम सिर्फ हिस्ट्री का रिपीट नहीं देखेंगे, हम चाओस के एक बिल्कुल नए दौर के गवाह बनेंगे, एक असली विलन के साथ, जैसा हमने कभी नहीं देखा। क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट रूल तो कर रही है बट वो ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर रही है वर्ल्ड के साथ, जब तक उनके रास्ते में कोई नहीं आता है। ब्लैकबियर्ड अगर राजा बना तो समझ लो क्या कुछ होने वाला है। तो ब्लैकबियर्ड का सबसे बड़ा मूव अभी बाकी है। अगर ब्लैकबियर्ड म्यूरल से गायब है तो इसलिए नहीं कि वो अनइम्पोर्टेंट है, इसलिए है क्योंकि उसने अभी तक अपना असली रोल नहीं संभाला है। ओडा उससे सालों से
बिल्ड कर रहा है, ये दिखाते हुए कि वो अनप्रेडिक्टेबल, चालाक और हमेशा 2 कदम आगे है। अगर ये थोड़ी सही है तो ब्लैकबीयर्ड का मोमेंट अभी नहीं आया, लेकिन जब आएगा तो ये वो सब कुछ बदल देगा जो हम वन पीस की एंडिंग के बारे में सोचते हैं। और जब वो पल आएगा, लूफी को सिर्फ वर्ल्ड गवर्नमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसे पायरेट हिस्ट्री के सबसे बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। अब वॉइड सेंचुरी का सबसे बड़ा रहस्य आगे का जोई बॉय कैसे आ रहा है। अब तक म्यूरल में बहुत सी अजीब चीजों के बारे में बातें की हैं, जोई बॉय की अनुपस्थिति से लेकर देवताओं की पहचान, फायर सर्पेंट और ब्लैकबीयर्ड के रोल तक। लेकिन अब वक्त है सबसे बड़ी मिस्ट्री से निपटने का। आखिरकार जोई बॉय हारा कैसे? सोचो इसके बारे में जो हम जानते हैं। अब जो हम जानते हैं उसके हिसाब से जोई बॉय एक विशाल ऑर्गेनाइजेशन का लीडर था। वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी लड़ाई में अकेला नहीं था, उसके पास सभी रेसेस का साथ था। एल्वा के जायंट्स, वानो के समुराई, मुराकल और फिशमैन, जिनका नैरेटिव पोसाइडन कर रहा था या कर रही थी, वी डोंट नो उस समय पोसाइडन कौन था, शायद और भी प्राचीन क्लैंस और ट्राइब। इस सब के ऊपर उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी, अपने एंशिएंट वेपन्स और वॉइड सेंचुरी का ज्ञान था। उनके पास सब कुछ था। वो उस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतवर लोगों में से एक थे और फिर भी वो हार गए। तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। क्या ईमू अकेला था या उनके पास कोई सुपर वेपन था? अगर हम म्यूरल को देखें तो ईमू के पास कोई सेना नहीं थी, ऐसा लगता है। उनके आसपास हजारों सैनिक या जहाजों के बेड़े नहीं है जो हम देखते हैं। वो एक अकेला फिगर है जो सूरज जैसे कोई चीज पकड़े हुए है। तो अगर ईमू के पास कोई बड़ी सेना नहीं थी तो उन्होंने जोई बॉय के पूरे गठबंधन, मैं इस वर्ड को यूज करूंगा क्योंकि ये वाला वर्ड ऑर्गेनाइजेशन बोला नहीं जा रहा है, काफी देर से वीडियो बना रहा हूँ, होगा तो कैसे हराया होगा? सबसे लॉजिकल जवाब ये है कि उनके पास मास डिस्ट्रक्शन का एक हथियार था, कुछ ऐसा जो एक ही झटके में पूरी सभ्यताओं को मिटा सकता था। और हाँ, मैं उसी हथियार की बात कर रहा हूँ जो हमें लुलुशिया इंसिडेंट में देखा था। ईमू का हथियार लुलुशिया अटैक का एक ज्यादा शक्तिशाली वर्जन है। जिनको याद नहीं, वन पीस के हाल के चैप्टर में हमें लुलुशिया को सेकंडों में नक्शे से पूरी तरह से मिटे हुए देखा है। एंड ये वेपन सेंस भी बनाता है। क्यों, मैं आगे बात करूंगा इसके ऊपर। आसमान हमारा काला पड़ गया था, एक अजीब सी रोशनी दिखी और एक पल में लुलुशिया का अस्तित्व ही खत्म हो गया। जो हमने देखा वो कोई नॉर्मल धमाका नहीं था, ये एक परमाणु बम से भी बड़ा हमला था। अब अगर ईमू ये प्रेजेंट में कर सकता है तो सोचो वो 800 साल पहले क्या कर सकता था, जब उनके पास ओरिजिनल वॉइड सेंचुरी की टेक्नोलॉजी का एक्सेस था। क्योंकि हमें एक क्रूशियल चीज याद रखनी होगी, वॉइड सेंचुरी से पहले की टेक्नोलॉजी आज की टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा एडवांस लगती थी। वेगापंक ने कहा है कि एंशिएंट नॉलेज मॉडर्न साइंस को बहुत बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ देती है। एंड जितने भी स्टेटमेंट थे, ये जो मदर फ्लेम है इसको बनाने के लिए वेगापंक का इस्तेमाल कर रहे थे। एंड वेगापंक एंशिएंट हिस्ट्री का इस्तेमाल कर रहा था इस चीज का क्रिएट करने का। तो सोचो उस समय क्या ही बवाल चीज रही होगी। इसका मतलब है कि लुलुशिया को नष्ट करने वाला या शायद ओरिजिनल का एक कमजोर या अधूरा वर्जन है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ईमू के पास अतीत में इस हथियार का और भी शक्तिशाली वर्जन हो सकता है। अगर ये सच है तो वॉइड सेंचुरी में जो हुआ एक मास एक्सटर्मिनेशन था, जोई बॉय के राज्य और उसके साथियों का पूरा विनाश इस तरह के हथियार से हो सकता है। एंड उसको किसी सेना की भी जरूरत नहीं होगी। एंड ये हथियार जोई बॉय की सभ्यता को पूरी तरीके से मिटा सकता है। बिकॉज वेगापंक ने एक चीज बताई है कि ओशन जो है वो सेंटीमीटर से राइज कर रहा है एंड एंशिएंट हिस्ट्री है वो समुद्र के नीचे है। तो इट मींस कि ये जो हथियार है, एंड ये कंफर्म भी है कि इस हथियार के कारण से ही जो हमारा ओशन है वो ऊपर आया। एंड डेविल फ्रूट का सबसे बड़ा दुश्मन ही हमारा ओशन है। अगर तुम कोई ही ओशन में डाल दो तो कौन ही जीत पाएगा। एंड अगर पहला पार्ट देखा है जहाँ पे मैंने बताया था कि कर रहा था कि ईमू जो है वो सी गॉड हो सकता है, तो इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ईमू ने शुरू से ही हथियार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। एंड ये और एक बड़ा सवाल है, अगर ईमू के पास ही हथियार था तो जोई बॉय तुरंत क्यों नहीं हारा। अगर हम लुलुशिया में जो हुआ उसे देखे तो हमला तुरंत था, कोई बड़ी लड़ाई भी नहीं हुई, बस एक शॉट और सब खत्म। अगर ईमू का हथियार इतना शक्तिशाली था तो जंग हो ही क्यों। ये कुछ पॉसिबल एक्सप्रेशन है यहाँ पर जो मैं तुमको दूंगा। हथियार शुरू में ताकतवर नहीं था, शायद ईमू और उनके साथियों को हथियार को एक्टिवेट करने या उसे फुल पावर पर इस्तेमाल करने का तरीका समझ में समय लगा। शायद जंग लंबी चली क्योंकि हथियार शुरू में पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं था, या फिर जो एंशिएंट किंगडम है उसके पास एक ढाल या डिफेंस सिस्टम था, किसी तरीके से अंदर जाकर उस सिस्टम को बंद कर दिया, फिर उस हथियार को यूज किया। या हो सकता है कि जोई बॉय की सभ्यता के पास शुरू में हथियार का मुकाबला करने का एक तरीका था एंड उनका जो डिफेंस सिस्टम वो उसके बाद टूट गया। देयर इज अ पॉसिबिलिटीज जिसके कारण से वो लोग हारे हो, या फिर शायद इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। ये हमको पता भी है क्योंकि मदर फ्लेम एक अनलिमिटेड एनर्जी का सोर्स है। इसके कारण से हम ये समझ सकते हैं कि हिस्ट्री में लगातार इसको यूज क्यों नहीं किया गया, क्योंकि इसका एनर्जी सोर्स ही खत्म हो गया था। अब चाहे जो भी हो, जो साफ है वो ये है कि जब इसे आखिरी बार इस्तेमाल किया गया तो नतीजे भयानक थे। क्या ये प्रेजेंट स्टोरी में दोबारा हो सकता है? ऑफ कोर्स, जिसके कारण से चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर वॉइड सेंचुरी की जंग इस हथियार से खत्म हुई तो ये हमें वन पीस के फ्यूचर के बारे में क्या बताता है? ये सुझाता है कि ओडा हिस्ट्री को रिपीट करने के लिए स्टेज सेट कर रहा है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। बहुत लाइकली है कि किसी न किसी पॉइंट पर ईमू लूफी और उसके साथियों को खत्म करने के लिए हथियार को दोबारा इस्तेमाल करेगा, और ये एक ब्रूटल पॉसिबिलिटी है। क्या हो अगर ईमू एल्वा पर हथियार का इस्तेमाल करने की कोशिश करे? सोचो इसके बारे में। एल्वा दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, जायंट्स अब लूफी के साथ दे रहे हैं। अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट एक स्टेटमेंट देना चाहता है तो एल्वा परफेक्ट टारगेट है। अगर ईमू एल्वा के खिलाफ हथियार का इस्तेमाल करता है तो हम लुलुशिया लेवल की घटना देख सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े स्केल पर, के कारण से फाइनल वॉर जो होगी उसके स्टेक्स बढ़ा देगी। एंड ये ना सिर्फ फाइनल वॉर के लिए स्टेक बढ़ा देगा, ये जायंट्स को वर्ल्ड गवर्नमेंट से लड़ने के लिए पूरी तरह से कमिट होने का एक बड़ा एक रीजन देगा। अब फाइनल बैटल इस बात पर निर्भर करेगी कि हथियारों को कौन कंट्रोल करता है, लाइक एंशिएंट वेपन्स। सब कुछ एनालाइज करने के बाद अब ये मेरी
म्यूरल की पूरी स्टोरी थी। आपको कैसी लगी मुझको बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड 2000 सब्सक्राइबर करवाने हैं आप लोगों को, तो करवा दो यार। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। पसंद आई हो तो लाइक भी करना। थैंक यू वेरी मच।